जी अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, हम सॉरी फॉर द डिले। हम अभी बस स्टार्ट करने लगे हैं। अलोंग विद मी आर मोहम्मद वसीम, हेड ऑफ रिसर्च। सैयद सलमान अख्तर, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, शॉर्टली हमें ज्वाइन करेंगे। वसीम, आप अगर स्टार्ट कर लें, मीनवाइल फिर जब सलमान ज्वाइन करेंगे तो। बस वो ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट में। वो एक्चुअली दूसरे लिंक के थ्रू उन्होंने ज्वाइन कर लिया, बस वो आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी सलमान। आई थिंक वालेकुम अस्सलाम। जी ज्वाइन हो गए, तो वी कैन स्टार्ट प्लीज। ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक है जी। ओके। अच्छा, आज हम थोड़ा इकोनॉमी में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे, जिसमें एक जो डेवलपमेंट हुई है लास्ट मंथ, वो ये है कि हम IMF प्रोग्राम में री इंटर हो गए और हमें एक ट्रांच भी रिसीव हो चुकी है काफ़ी गैप के बाद। और अब समझ लें इसके साथ हमारे जो टोटल प्रोग्राम के अंदर हमें जो पैसे मिले इस वाले प्रोग्राम के अंदर, वो 2 बिलियन हो गए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने एक यूरो बॉन्ड भी कर लिया है $2.5 बिलियन का इंटरनेशनल, क्योंकि उसके लिए भी IMF के प्रोग्राम पे होना ज़रूरी था। और आगे हमारे पास वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दूसरी मल्टीलैटरल जो भी एजेंसीज हैं उनसे भी इनफ्लो IMF के प्रोग्राम से मशरूत होता है, तो वो पैसे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अब थोड़ा सा लेकिन ये है कि प्रोग्राम जो है इसमें कुछ कंडीशंस जो है वो डिफ़िकल्ट हैं। अब गवर्नमेंट उनके ऊपर काम करेगी जून में। तो आई फील के कुछ टफ डिसीजंस इनको लेने पड़ेंगे। या तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि या तो निगोशिएट करना पड़ेगा कि ये जो प्रोग्राम की कंडीशनैलिटीज़ हैं उनको थोड़ा मतलब है कि फेज वाइज किया जाए, अदरवाइज ये कि काफ़ी जो है मुश्किल हो जाएगी इसको अगर वन गो में करते हैं। उस पर दो चीज़ें, एक तो टैक्सेस जो है वो अंडर दिस प्रोग्राम अगले साल जो टारगेट मिला है FBR का, वो काफ़ी जो है आप समझ लें मुश्किल टारगेट है। 1200 बिलियन का तकरीबन जो FBR रेवेन्यूज़ में इंक्रीज है। 6 ट्रिलियन के करीब अगले साल टारगेट करना है, तो ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है गिवन के इकोनॉमी जो है उसमें अभी भी कोविड जो है उसका इम्पैक्ट है। तो और थोड़ा सा ये है कि इतना बड़ा जंप टैक्सेस में जो है वो आसान नहीं होगा। नए टैक्सेस उसके लिए 600-700 बिलियन के गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है लगाने का। सेल्स टैक्स जो है उसकी एग्जेम्पशन खत्म करना चाह रही है। इनकम टैक्सेस जो है उनकी भी जो है वो स्लैब्स चेंज कर रही है, रेट भी थोड़ा बढ़ाना चाह रही है। ये है कि एक तो ये चीज़ है। दूसरी जो चीज़ इसमें मुश्किल है वो है कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स जो हैं वो काफ़ी एग्रेसिवली इसमें बढ़ाने पड़ेंगे जो इन्होंने एग्री किया है। और तकरीबन आप समझ लें कि 21 रुपये के लगभग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के जो है टैरिफ करने की बात है, जिसमें पहला इंक्रीज़ जो है अभी इन्होंने कर लिया है। आगे जून में भी इंक्रीज़ है, सितंबर में भी है। तो ये अगर ये करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन पे भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा, मासेस के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको एक्सेप्ट करना। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। हुआ ये है कि इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद जो है वो हफीज़ शेख साहब जो है उनकी छुट्टी हो गई है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इमरान खान जो है वो खान साहब जो है वो चाह नहीं रहे कि फ़ौरन वन गो में ये सब कर दिया जाए, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स। तो हो सकता है कि ये दोबारा रीनेगोशिएट करने की कोशिश करें कि ये जो है थोड़ा फेजेस में इम्प्लीमेंट हो जाए। तो वो चीज़ थोड़ी सी अभी जो है हमें नज़र आएगी। नए फाइनेंस मिनिस्टर जो है अगर फुल टाइम कोई आता है, जैसे शौकत तरीन साहब का नाम है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी कि किस तरह से जा रहे हैं, बजट के काउंटर्स क्या हैं। मेरा ख्याल है ईद के बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, यहाँ एक और डेवलपमेंट है इम्पॉर्टेंट जो मैं थोड़ा चाहूँगा कि वो भी हम डिस्कस कर लें। वो ये है कि एक IMF जो है एक और एक्सरसाइज करने जा रहा है जून में। वो ये है कि नए SDR जो है मेंबर कंट्रीज़ को वो इशू करने जा रहा है लगभग $650 बिलियन के इक्विवेलेंट। वो अगर चीज़ हो जाती है तो पाकिस्तान को उस केस में एक और लाइन जो है वो मिल जाएगी SDR की फॉर्म में, जिसको जो है ना कोई मतलब आप उसको उसके बदले में डॉलर्स ले सकते हैं SDR को कहीं देकर। तो
वो एक लाइन है जो मे बी हमें जून से सितंबर के दरमियान मिल जाए, तो वो एक थोड़ा सा हमें कुशन प्रोवाइड करेगी आगे जाते हुए। तो वो एक डेवलपमेंट है जो पॉजिटिव हो सकती है इकोनॉमी के लिए, और कुछ हमें जो है ना कुशन और फर्दर प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि उसकी कॉस्ट कोई नहीं होती, 0.05 जो है उसकी फी होगी उसके ऊपर, और वो परमानेंट फैसिलिटी है। तो वो ये एक नई मतलब डेवलपमेंट हमको शायद 2-3 महीने में आगे जाके मिले। ठीक है जी, वो अगली स्लाइड पे आ जाए। ओके, थोड़ा सा हम लोग जो एक्सटर्नल अकाउंट पे भी बात करते हैं। पिछले जो है 8 महीने में एक्सटर्नल अकाउंट पोजीशन काफ़ी अच्छी रही। बेसिकली वो ड्राइव हुई है रेमिटेंसेस से। रेमिटेंसेस ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी रही है, अबव एक्सपेक्टेशन रही है। इस महीने भी रेमिटेंसेस का नंबर जो है वो $2.7 बिलियन आया। अब ऐसा लगता है कि $28 बिलियन तक हमारी रेमिटेंसेस पहुंच जाएंगी। एक तो ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। दूसरी तरफ जो है वो सर्विसेज के अंदर भी हमें थोड़ा सा जो है वो कुशन मिला है कि इम्पोर्ट जो सर्विसेज की है वो रुक गई है। जो ट्रैवल के लिए लोग बाहर जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये काफ़ी चीज़ें, और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज वगैरह हैं, तो उसकी इम्पोर्ट काफ़ी हद तक कम हुई है। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से हमारा एक्सटर्नल अकाउंट जो है, एक्सटर्नल करंट अकाउंट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। बट आई बिलीव कि यहाँ से आगे जाएंगे तो ये जो है इट इज़ एज गुड एज इट गेट्स। यहाँ से हमें डिटीरियोरेशन थोड़ी सी नज़र आ सकती है। उसकी वजह ये है कि इम्पोर्ट्स जो है लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से इम्पोर्ट्स थोड़ी बढ़ती नज़र आ रही हैं। एक्सपोर्ट्स में शायद उतनी ग्रोथ ना हो। उसमें एक वजह तो बड़ी ये है कि जो है थोड़ा सा कोविड की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी भी थोड़ा सा दोबारा से 2-3 महीने शायद शट डाउन रहा है। तो यूरोप में भी और दूसरी जगहों पे हमारी एक्सपोर्ट थोड़ी सी स्लो डाउन हो सकती है। तो एक तो यहाँ से हमें लगता है कि थोड़ा सा एक्सटर्नल अकाउंट पर प्रेशर आएगा। सेकेंडली जो है अगले साल में जब हम जाएंगे तो सर्विसेज के अंदर भी डेफिनेटली लोग बाहर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, रिलीजियस टूरिज्म होगा, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो हमारी बड़े प्रोजेक्ट शुरू होंगे वहाँ पे भी। और थर्डली रेमिटेंसेस का ट्रेंड भी हमें लगता है थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। उसकी वजह यह है कि जब दुनिया खुलती है तो थोड़ा सा इनफॉर्मल चैनल से रेमिटेंसेस जाती हैं, थोड़े पैसे बाहर रुक जाते हैं दुबई वगैरह में, हुंडी के वाले से कुछ आता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी पार्टली आने लगेगी। तो हमें ये लगता है कि दिस ईयर तो 1% से कम होगा करंट अकाउंट, बट अगले साल ये नंबर जो है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। हमारा ख्याल है $9 बिलियन तक ये जा सकता है, स्पेशली सेकेंड हाफ में FY22 के आपको शायद ये नंबर काफ़ी बड़ा नज़र आते हुए। और यही है कि इसको फिल करने के लिए हमें फाइनेंशियल अकाउंट के ऊपर जो है वो लोन्स की ज़रूरत होगी, और आगे और भी शायद बॉन्ड करने पड़े हैं। और ये है कि RDA जो है रोशन डिजिटल अकाउंट, उसमें भी अच्छे पैसे आते रहें तो ये फंड हो पाएगा। ये थोड़ा सा एक्सटर्नल अकाउंट पे हमारा व्यू बनता है। या नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं। ओके, अब करेंसी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। करेंसी हमारी काफ़ी स्ट्रेंथन हुई है पिछले 2-3 महीने में। इसमें देखें जो पिछले 2 महीने में करेंसी हमारी स्ट्रेंथन हुई है वो ना सिर्फ US डॉलर के अगेंस्ट हुई है, बल्कि दूसरी करेंसीज के अगेंस्ट भी, हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के अगेंस्ट भी हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई है। और जो है उसकी वजह से अभी हम जब रियर का जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट हमारा होता है वो आखिरी जो नंबर है 97 आ रहा है। ये 100 पे तो हमारी करेंसी हम समझते हैं फेयरली वैल्यूड है। तो फरवरी तक तो वो लगता था थोड़ा अंडर वैल्यूड है, लेकिन मैं समझता हूँ मार्च में जब वो नंबर आएगा तो 100 से ऊपर आ जाएगा। तो करेंसी में हमारा व्यू यही है कि करेंसी जितना अप्रिशिएट हो गई है, शायद यहाँ से जो है अप्रिसिएशन ना हो और ग्रेजुअली आपको डेप्रिसिएशन नजर आए। मोस्ट प्रॉब्ली ईयर एंड तक ये जो है वो 160 के लगभग आ सकती है वापस। यही हमारा अभी व्यू है कि यहाँ से जो है करेंसी शायद फर्दर स्ट्रेंथन नहीं हो, क्योंकि हमारा एक्सपोर्टर भी जो है वो मुश्किल में उससे आ जाएगा। तो ऐसा लगता है। और वैसे भी रियर के बेसिस पे भी करेंसी अब जो है वो फेयरली वैल्यूड हो गई है। मुझे लगता है कि ग्रेजुअली, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो यहाँ आपको जाते हुए डेप्रिसिएशन जो है नजर आना शुरू होना चाहिए। ओके, अगली स्लाइड पर आ जाए। ओके, अच्छा, इन्फ्लेशन पे ये है कि इन्फ्लेशन जनवरी में जो है वो लो हिट हुआ था 5.7% का। वहाँ से इन्फ्लेशन जो है वो अब ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो है वो इन्फ्लेशन ऑन द हायर साइड रहेगा। उसकी वजह यही है कि फूड कमोडिटी प्राइसेस भी थोड़ा सा, रमज़ान भी है और थोड़ा अपस्विंग में नज़र आ रही हैं, कुछ वेजिटेबल्स भी अपस्विंग में नज़र आ रही हैं। और इसके अलावा जो है वो टैरिफ के इंक्रीजेस भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंडली, बजट में क्यों कुछ नए टैक्सेशन मेजर्स हैं, कुछ सेल्स टैक्स चीज़ों पे लगा देंगे, तो
इन सब का इम्पैक्ट जो है वो हमें अगले 4-5 महीने में नज़र आएगा। इन्फ्लेशन हमें लगता है डबल डिजिट हो जाएगा और अगले 4-5 महीने डबल डिजिट में ही रहेगा। उसके बाद जो है ग्रेजुअली टेपर ऑफ हो सकता है। लेकिन इसमें ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो कहाँ रहती हैं। अभी हम $60 अज्यूम करके चल रहे हैं, अगर वो बढ़ जाती हैं तो इसका इम्पैक्ट होगा। प्लस इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हमने जो है ग्रेजुअली बिल्ट इन कर रहे हैं, अगर वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं तो थोड़ा सा अपसाइड इन्फ्लेशन में फर्दर बन सकती है। यही है इन्फ्लेशन। आगे फिर मार्केट पे वसीम बात कर लेंगे थोड़ी सी, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए खोल देंगे। जी थोड़ा सा वैल्यूएशन को डिस्कस कर लेते हैं। जो है हिस्टोरिकली अगर हम देखते हैं हमारी अर्निंग यील्ड और 10 साल के जो पीआईबी का जो डिफरेंशियल है वो ऑन एवरेज तकरीबन लगभग 1% के आसपास रहा है। अगर स्प्रेड इससे ऊपर रहता है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है, और अगर स्प्रेड इससे नीचे रहता है तो इसका मतलब है मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। करंटली अगर हम बात करें तो ये स्प्रेड जो है वो लगभग 4% के आसपास के करीब आ चुके हैं। दैट शोज़ कि हिस्टोरिकल एवरेज से ये 3% ऊपर चल रहा है। और अगर हम इंटरेस्ट रेट्स हाइक के सिनेरियो को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि लेट्स से वो जो इमीडिएटली तो नहीं लग रहा कि शायद इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ाएंगे जैसे स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में भी कहा है, तो उस चीज़ को भी कम फॉर कर लें तो मार्केट स्टिल जो है वो हमें अट्रैक्टिव लगती है बेस्ड ऑन फेड मॉडल। ये थोड़ा सा हम इक्विटीज़ का कंपैरिजन कर लेते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड। अगर हम 10 साल के अंदर देखते हैं कि किस तरह से इक्विटीज़ ने परफॉर्म किया है विज़ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं गोल्ड से, टेबल्स के साथ, पीआईबीज़ के साथ, नेशनल सेविंग या यूएसडीपी के रिटर्न के साथ, तो सिंस 2010 अगर हम इन द लॉन्गर रन हम बात कह सकते हैं कि इक्विटीज़ जो हैं वो बाकी एसेट क्लासेस को एक कंफर्टेबली मार्जिन से जो है वो आउट परफॉर्म करती है। एंड डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स को जो है इक्विटीज़ के अंदर या अपनी एसेट एलोकेशन करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका होराइजन लंबा है, 5-10 साल जैसा होराइजन है, टाइम पीरियड है, उसके अंदर इक्विटीज़ जो है वो कंफर्टेबली जो है वो आउट परफॉर्म करती हैं बाकी एसेट क्लास को। जी जी अच्छा, एक तो थोड़ा सा इस पे अगर वसीम जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस होंगी? जी उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ये बात करूंगा कि जो मार्च की एमपीएस हुई उसके अंदर स्टेटस को रखा स्टेट बैंक ने, और उसमें स्टेट बैंक ने एक वर्ड यूज़ किया ब्रॉडली अनचेंज, जो है फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस दी है। तो वेरी लाइकली हमारे ख्याल से शायद मई के अंदर जो है वो स्टेटस को ही रहे। और चूंकि अभी इसमें मैं भी थोड़ा सा वसीम आपके साथ मैं भी थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इस चीज़ में। देखें, इसमें इन्फ्लेशन जो है ना आपका, वो शायद डबल डिजिट में आपको मई में मिले, बट एक्चुअली इनकी थोड़ी विलिंगनेस नहीं लग रही है, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जो हमें लगने लगा है। दे विल ट्राई के किसी तरह से, क्योंकि वो ये रीजनिंग दे रहे हैं कि ये जो इन्फ्लेशन बढ़ा है ये इनर सप्लाई साइड के इश्यूज की वजह से बढ़ रहा है, इसको मॉनेटरी पॉलिसी से एड्रेस नहीं कर सकते। वो ये लाइन टो कर रहे हैं कि सप्लाई साइड है, डिमांड लेड नहीं है। डिमांड होता तो हम इसको कर्व करते इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, ये तो सप्लाई साइड है। ये थोड़ा सा और कह रहे हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन को आप नहीं देखें, आप कोर को देखें। कोर अभी भी 7% है। थोड़ा सा इनको एक्सटर्नल साइड पे कुशन भी है, थोड़ा कोविड भी है, थोड़ा सा मतलब उसका भी ये प्ली ले रहे हैं। तो ऐसी फीलिंग है कि दो इन्फ्लेशन तो बढ़ के आएगा, लेकिन ये जो रेट साइकिल है मॉनेटरी पॉलिसी का कि जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने चाहिए, उसमें ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये वाली पॉलिसी में अब कोशिश करेंगे कि इसको ना बढ़ाया। स्पेशली अगर इनको आईएमएफ साइड पे कंफर्ट एसडीआर की मिल जाती है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जो है ना इसको डिले करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे हमें लगता था कि बढ़ना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द प्राइस प्रेशर, भले कोर हो, लेकिन उन्होंने एक पाथ दे दिया है कि हम जो है देखेंगे वेज निगोशिएशंस अगले कैसे होते हैं, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, कमोडिटी प्राइसेस कहाँ चलते हैं,
वेज निगोशिएशंस जो है वो जाहिर सी बात है बजट में होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है दे विल ट्राई कि किसी तरह मई को गुजार लें पीक को, और फिर आगे जाके जुलाई में देखें। तो अब ये हमारा फीलर बन रहा है कि थोड़ा सा दे में ट्राई टू किक द कैन डाउन टू जुलाई में भी। तो ये थोड़ा सा व्यू चेंज हुआ है। वसीम, आपका क्या ख्याल है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सलमान भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, बेसिकली दो क्वेश्चंस और हैं। एक फॉरेन इनफ्लोज के ऊपर क्या आउटलुक है, एंड सेकेंडली इम्पैक्ट ऑफ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स इन एसपीपी एक्ट, उसके हवाले से अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें। देखें, इसमें फॉरेन फ्लो अभी जो है फॉर द टाइम बीइंग तो सही है। देखें, अभी इन लोगों ने ये 2.5 बिलियन यहाँ से ले लिए हैं, IMF की ट्रांच पे आ गई है, प्रोग्राम पे है, ईयर एंड थोड़े और फ्लो आ सकते हैं। रोशन डिजिटल में फ्लो अच्छा आ रहा है, मतलब अभी तो चल रहा है क्योंकि रेट अच्छा है। इसमें एक आर्बिट्राज का एलिमेंट भी मतलब थोड़ा सा लगता है कि लोग बाहर से ऐसे जो है, क्योंकि रेट अच्छा है तो आर्बिट्राज करके भी भेज रहे हैं। तो अभी अब देखते हैं तो फंडिंग फ्लो आपका अच्छा है, जो फंड कर ले शायद अगले 2-3 महीने जो है ना करंट अकाउंट को, बल्कि थोड़े शायद रिजर्व बढ़ ही जाए। बट इसमें एक चीज, एक और फैक्टर जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, IMF का SDR बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर SDR की रीएलोकेशन होती है तो इनके पास फंडिंग जो है वो 2-3 महीने और बियॉन्ड जून भी शायद हो जाए। ये कि अगले 3-4 महीने के व्यू से देखते हैं तो फॉरेन फ्लोज जो है वो सही लगते हैं, उनमें इतना इशू नहीं होता। बट एज वी प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर तो मे भी थोड़ा सा फंडिंग के इश्यूज ड्रॉप अप होने लगे। बट क्योंकि हमारा होराइजन अगले 3-4 महीने का अगर हम देख रहे होते हैं तो वहाँ हमें कोई इशू नहीं लगता फंडिंग का अभी जून तक, और मे बी SDR हो जाए तो जुलाई अगस्त तक। ठीक है, बाकी SBP एक्ट पे देखें जो चीज़ें की हैं उसमें एक तो 3-4 मोटी मोटी चीज़ें। एक तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लीनली उन्होंने एक डिस्क्राइब कर दिया है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वो जो है प्राइस स्टेबिलिटी है। और फिर फाइनेंशियल सिस्टम को देखना, वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है कि वो फाइनेंशियल कोई शॉक ना आए, फाइनेंशियल सिस्टम आपका रोबस्ट है। और टर्शरी ऑब्जेक्टिव कर दिया है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ और ये सारी चीज़ें। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले इस तरह डिफाइंड नहीं था। पहले जो है वो प्राइसेस और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों की, तो अब जो है उन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो सॉर्ट ऑफ आपको ऐसा कर दिया है जैसे बाहर होता है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग बैंक, मतलब सेंट्रल बैंक आपको थोड़ा सा रोल उन्होंने कर दिया, जो आपको ECB में भी नजर आता है, कई बैंकों में होता है कि इन्फ्लेशन वो उनका प्राइमरी जो है ना गोल होता है उसे कंट्रोल करना। तो एक बड़ी चेंज ये है। दूसरा स्टेट बैंक की ये है कि ऑटोनोमी थोड़ी सी इस तरह से बढ़ा दी है कि अब पहले जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री का इन्फ्लुएंस होता था, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है स्टेट बैंक के बोर्ड पे होता था, तो वो उन्होंने चीज़ खत्म कर दी है। स्टेट बैंक के गवर्नर का टेन्योर 5 साल कर दिया है, उसको आप हटा नहीं सकते अनलेस कोर्ट डिसाइड करे। तो उसका टेन्योर जो है उसको थोड़ा सा उन्होंने सिक्योर कर दिया है, ये चीज़ है। नहीं पर थर्डली स्टेट बैंक का जो पेड अप कैपिटल है वो पहले बहुत कम था, इस वक्त बहुत कम है। तो उसको एक अच्छे लेवल पे जो इसकी रिजर्व मनी है उसका 8% कर लें, वो उतना बढ़ाते जाएंगे हर साल प्रॉफिट्स में से। तो ये एक चीज़ और की है। और एक ये है कि स्टेट बैंक पहले गवर्नमेंट के कॉसी फिस्कल ऑपरेशंस रन करता था, रूरल क्रेडिट दे देता था जहाँ और उधर गवर्नमेंट कहती थी तो पैसे दे देता था। वो सारी चीज़ें भी उन्होंने बैन कर दी हैं कि आप नहीं करेंगे। हाँ, कहीं ज़रूरत है तो स्कीम तो रन कर सकता है, लेकिन ये कि पहले खुल के आके जैसे करता था वो नहीं करेगा। प्लस ये कि गवर्नमेंट को जो फंडिंग लाइन वो देता था प्राइमरी मार्केट में, जो गवर्नमेंट कहीं नहीं तो स्टेट बैंक से पैसे ले लेती थी, उसको थोड़ा सा उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की है। कहा है कि गवर्नमेंट को बोरिंग जो है ना जीरो रखनी पड़ेगी। पहले ये था क्वार्टर की बेसिस पे कर दे जीरो, लेकिन अब ये है कि कंटिन्यूसली जीरो रखना पड़ेगा। तो ये मतलब सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा सा स्टेट बैंक का रोल इनहांस करने की उन्होंने कोशिश की है इस एक्ट के तहत। बट हैविंग सेड दिस, प्रैक्टिकली देखें, अगर गवर्नमेंट को कभी बहुत ज़रूरत हो, इमरजेंसी हो, तो किसी तरह की भी ऑटोनोमी जो है वो काम नहीं आती, क्योंकि स्टेट बैंक जो है वो गवर्नमेंट का ऑर्गन ही है। तो वो फोर्स मेजोर हो या कोई ऐसी चीज़ हो तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन ये है कि अभी इस एक्ट में ये सारी चेंजेस किए हैं, थोड़ा सा ऑटोनोमी बढ़ाने की कोशिश की है स्टेट बैंक की। ये सारी चीज़ें है जो मैंने आपको समरी में बताने की कोशिश की। वसीम, तुम कुछ अगर चाहो तो ऐड करना। नहीं, मेरे ख्याल से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। इनकम फंड पोजीशनिंग इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन मैनेजमेंट, जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड है और यूबल ग्रोथ एंड इनकम फंड है,
उसकी जो वेटेड एवरेज मैच्योरिटी है वो लगभग 2 साल के आसपास है, और इसी तरह से जो हमारा यूबीएल इनकम अपॉर्चुनिटी फंड है वो लगभग 1 साल के आसपास है। तो इसमें ट्रेड हम करते रहते हैं, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो वो डेफिनेटली फिर इसमें उसके अकॉर्डिंगली अपनी ड्यूरेशन या वैन को हम एडजस्ट कर लेते हैं। जो एक और क्वेश्चन है, इफ टैक्स कलेक्शन टारगेट इज कैरी फॉरवर्ड इनटू नेक्स्ट बजट will it impact market in the second half of 2021? तो इस पे अगर सलमान भाई आप कुछ कमेंट करना चाहें। यार मैं तुम रिपीट करोगे सवाल, मैं थोड़ा सा मैं सुन नहीं पा रहा असल में, फिर बताओगे क्या सवाल है। If tax collection target is carry forward into next budget, will it impact market in the second half of 2021? यार देखो, टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो है अगले साल का, वो थोड़ा सा हमारा भी ख्याल है आसान नहीं होगा, इट विल बी टफ। और उसमें क्या मेजर्स लेते हैं वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सेक्टोरल इम्पैक्ट देखें अभी बहुत इट्स टू अर्ली कि क्या करेंगे, लेकिन देखिए कई इंसेंटिव जो थोड़े थोड़े कॉन्टोर्स आए हैं, जैसे डेयरी सेक्टर को कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस कर रहे हैं, कुछ रिड्यूस सेल्स टैक्स कह रहे हैं, कोल पे कुछ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी टू कंपनी इम्पैक्ट आ सकता है, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने की कोशिश करें, मे बी बैंक्स के साथ कुछ करते हैं ऐसा, बट अभी इसके ऊपर क्लैरिटी मतलब नहीं है, क्योंकि सेक्टोरल क्या करेंगे, कहाँ कैसे टैक्स लगाएंगे, वो क्योंकि जैसे जैसे जो है आगे जाएंगे तो समझ लें कि चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन डेफिनेटली हायर टैक्सेस के लिए जो है कहीं ना कहीं तो किसी को तो टैक्स करेंगे, तो वो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है मार्केट के लिए, लेकिन वो उसी वक्त जो है डिटरमाइन होगा जब हम बजट के करीब जाएंगे। अच्छा, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन थोड़ा सा सुलेमान ये था, इस साल का टैक्स कलेक्शन टारगेट, तो इस पे अगर कमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो मेरे ख्याल सिचुएशन है उसमें टैक्स कलेक्शन तो ऑन टारगेट है, बल्कि थोड़ा एक्सीड ही कर रही है। यार रिवाइज टारगेट जो है ना, हाँ रिवाइज टारगेट 4.7 है, हम भी यही कह रहे हैं 4.7, जो ओरिजिनल टारगेट था ना 4.9, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। लेकिन देखें इनिशियली जो लोग समझ रहे थे कि टैक्स कलेक्शन 4.4 होगी, वो हम शुरू से कह रहे थे ज्यादा होगी। देखें उसकी वजह है हरल कि हमारा टैक्स जो है ना वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हमारी इंडस्ट्री से कलेक्ट होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर पे टैक्स बहुत कम है, सर्विसेज पे भी टैक्स नहीं है, यू नो अदर देन बैंकिंग सर्विसेज, होलसेल रिटेल पे टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नेट में नहीं है, सारा टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रोथ है वो बहुत रोबस्ट है। अभी आप जैसे मार्च अप्रैल मई में जाएंगे, जून में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि पिछले साल क्योंकि इंडस्ट्री बंद थी, इस साल खुलेगी तो 40-30% ग्रोथ होगी, वहीं से टैक्स सारा जमा होगा, सीमेंट से, ऑटो से और दूसरी चीज़ों से, प्लस इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के रेट बढ़ेंगे तो वहाँ पे भी टैक्स बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो है ना इस साल की टैक्स कलेक्शन जो है वो इनिशियली जो लगती थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगती है, और जो इनका टारगेट है वो समझ लें 4.7 का, वो हमें लगता है इजीली हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तक ग्रोथ की ताल्लुक है, तो ग्रोथ में हमें लगता है इस साल ग्रोथ अच्छी होगी, अगले साल का ग्रोथ टारगेट थोड़ा मुश्किल होगा, बट इस साल जो देखिए इनिशियली ये 1-2% कह रहे थे, हमारा शुरू से ख्याल था कि ग्रोथ शायद 4% तक आ जाए, अभी भी हमारा यही व्यू है कि 4% से तक ग्रोथ आ जाएगी। उसकी वजह ये है कि वीट की प्रोडक्शन भी, वीट का बड़ा शेयर है एग्रीकल्चर में, मेजर क्रॉप्स में, तो वहाँ अब जो आखिरी नंबर हमें मिल रहे हैं सुनने को, वो बहुत बेहतर है। प्लस ये कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो शायद बहुत अच्छी हो आखिरी क्वार्टर में जाके, तो हो सकता है कि ये नंबर जो है ना जो पहले 1-2 थे अब 3 के करीब आ गए। मुझे लगता है इस साल की ग्रोथ 4% में भी 4% को एक्सीड कर जाएगा, 4 तक जा सकती है। अगर मतलब है कि इन नंबर्स को हम आगे जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं अगले साल, हाँ दे आर टारगेटिंग अबव 4%, वो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि वहाँ ग्रोथ के लिए जो है वो जाहिर सी बात है कि इस वाली बेस के ऊपर ग्रोथ लेके आनी होगी, तो वो थोड़ा सा टफ हो सकता है। अच्छा, एक सवाल है बेसिकली स्टॉक फंड से रिलेटेड के अंडर परफॉर्मेंस रही है एज कंपेयर टू KSE 100 इन फर्स्ट क्वार्टर, गोइंग फॉरवर्ड कैसी परफॉर्मेंस देख रहे हैं अगर हम KSE 100 से कंपेयर करते हैं तो? देखिए इस पे मेरा ये ख्याल है कि फर्स्ट क्वार्टर में कुछ हुआ ये है कि जो चीज़ें चली मार्केट में वो बेसिकली फंडामेंटल्स के अलावा चल गई हैं। कुछ जो एक्टिविटी हुई है कुछ चीज़ों में, जैसे रिफाइनरीज हैं वो काफ़ी हद तक चली हैं, और जो
इसके अलावा टेक स्टॉक्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली चले हैं, तो वहाँ हमारे एक्सपोजर थोड़े कम थे वो, लेकिन हमारी कॉन्शियस मतलब वो डिसीजन था, क्योंकि वहाँ हमें वैल्यूएशन जो है वो हम उनसे एग्री नहीं करते। हमने जो चीज़ें हमारे पास पढ़ी हैं वो फंडामेंटली उनमें हमें लगता है कि अच्छी वैल्यू है और इवेंचुअली वो अनलॉक हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है एज द ईयर प्रोग्रेस है, सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर हम लोग इंशाल्लाह कैचअप कर लेंगे और परफॉर्मेंस यहाँ से जो है सेकंड थर्ड फोर्थ क्वार्टर में इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट की तरफ नजर आएगी। अच्छा, एक सवाल है कि IMF के मुताबिक अभी भी इस साल का GDP ग्रोथ का नंबर कम है, तो उसकी वो क्या रिवाइज वजह हो करेंगे अपवर्ड, सकती वो है? आप फिक्र नहीं करें, वो रिवाइज कर देंगे, वो बिहाइंड द कर्व होते हैं नॉर्मली। हमारा ग्रोथ का एस्टिमेट जो है वो ज़्यादा ही है। स्टेट देखें गवर्नमेंट ने भी 3% कर दिया है। आई फील गवर्नमेंट जैसे साल खत्म होगा 4 पे ले आएगी, तो IMF जो है वो भी एक्चुअल ग्रोथ ही जब 4 होगी तो टारगेट क्या 1 रखें या 2 रखें, वो तो एक्चुअल ग्रोथ है 3 से 4 बहुत आराम से लग रही है हो जाएगी। ठीक है। एक और सवाल है कि किसी तरीके से रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट के अंदर लेके आया जा सकता है? देखिए तरीके तो बहुत हैं, आप जो है वो अगर करना चाहें, विलिंगनेस हो तो शबर ज़ैदी साहब आए थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि जो बड़ी परचेजेज हों वो जो है उसके लिए CNIC की कंडीशन रख दें कि चलें 50,000 या 25,000 से ज़्यादा कोई अगर बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो वो आप जो है उसका NIC लें, या दूसरा तरीका ये कि आप कैश से पेमेंट ही नहीं लें, आप कहें यार आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड जैसे ग्लोबली इस्तेमाल होता है उससे पेमेंट करो। तो मतलब चीज़ें हैं, ऐसा है नहीं कि नहीं हो सकता। फिर हुआ ये कि होलसेलर्स रिटेलर्स ने बड़े शोर किया, फिर वो लिमिट 2 लाख हो गई, लेकिन अब वो कहाँ चली गई पता नहीं। इसमें मैं ये समझता हूँ विलिंगनेस का इशू है, कैपेसिटी हो सकती है इकोनॉमी के अंदर। 5,000 का नोट आप खत्म करते हैं वेरी इजी, ये नोट जो है वो होर्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और कोशिश करें कि बियॉन्ड अ पॉइंट जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो कैश के बजाय जो है ना वो कार्ड के थ्रू हो, तो बैंक में आपके पास डेटा आ जाएगा। ये एक बड़ा मतलब तरीका हो सकता है डॉक्यूमेंट करने का। फिर सेकेंडली इनकी चेन को भी पीछे डॉक्यूमेंट किया जा सकता है। इट्स नॉट नो रॉकेट साइंस, इट कैन बी डन। लेकिन मैं सॉरी टू से आई बिलीव कि इनकी विलिंगनेस नहीं है, विलिंगनेस का मसला है, और ये रोडों पे आ जाते हैं हमेशा। जैसे ये ढाका के अंदर एग्जाम्पल है कि जब उन्होंने डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की थी तो लोग रोड पे आ गए थे, लेकिन दे डिड नॉट लिसन टू देम, तो वो हो गया था। तो यहाँ पे भी इट इज़ पॉसिबल, एक विलिंगनेस चाहिए हमें, लेकिन क्योंकि हमारे पास FBR की मशीनरी के अंदर भी मसले बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका घर चलता है ऐसी चीज़ों से, तो इस वजह से ये चीज़ें डॉक्यूमेंट हो नहीं पाती हैं। लेकिन ये है कि ये बहुत आसान है, मतलब इसको करना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये आप समझ लें कि हमारी इकोनॉमी का जो है ना इस वक्त 20% होलसेल रिटेल सेक्टर है, और टैक्स में उसका कंट्रीब्यूशन जो है अनफॉर्चुनेटली 1% है। ये तो समझ लें कि बहुत बड़ी जो है ना वो है, अलमिया है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जी, डिजिटल करेंसी स्टेट बैंक अगर लॉन्च कर दे तो उससे कुछ इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करने में फ़ायदा होगा? देखिए मैं फिर वही कहूँगा, इसमें विलिंगनेस का इशू है। देखिए आज भी जो पैसा है वो बैंकों के अंदर मौजूद है, लोगों का घर पे पैसा है, लेकिन इतना नहीं है। जैसे 30% करेंसी इन सर्कुलेशन है और 70% बैंक डिपॉजिट्स हैं। तो बैंक डिपॉजिट्स भी जिनके पास हैं उनसे अगर जाके पूछा जाए कि जैसे करोड़ रुपए से ऊपर जो डिपॉजिट हैं कई लोगों के हैं, आई थिंक वो नंबर जो है वो 4 लाख है, लेकिन उसमें से जो है वो 1 लाख टैक्स नेट में। तो ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी भी देखें काफ़ी हद तक जो है वो पैसा जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही है ना जो बैंकों में है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन करना हो तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपके पास सारा डेटा मौजूद है आज भी कि सेल्स टैक्स जो है वो गैस के कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कितने, इलेक्ट्रिसिटी के कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर कितने हैं, बट उसके अगेंस्ट जो टैक्स इनवॉइसेस सेल्स टैक्स की या इनकम टैक्स की जनरेट होती है बहुत कम है। तो ऐसी बात नहीं है कि डेटा नहीं है, डेटा है, लेकिन उसको यूज नहीं किया जा सकता। तो स्टेट बैंक की डिजिटल करेंसी इज अ गुड इनिशिएटिव, डेफिनेटली एफिशिएंसी उससे बढ़ेगी, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प हो सकती है। लेकिन ये कि अगर आप करना चाहें तो, अगर नहीं करना चाहें उसमें कोई लूप होल डाल दें तो जैसा अब है वैसे ही तब रहेगा। अभी करेंसी इन सर्कुलेशन 30% हो गई है, ये 21% होती थी मुझे जहां तक याद है। और PTI की जब आई थी जब भी 25% शायद ये 24% थी, तो इनके सामने भी 5% से बढ़ी है।
तो आई बिलीव ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको करना, लेकिन विलिंगनेस का मसला है। तो डिजिटल करेंसी के साथ ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन उसमें लूप होल होगा तो फिर नहीं होगा, जिस तरह अभी भी लूप होल हर जगह। जी मेरे ख्याल से ये आखिरी सवाल था, तो इसको हम कंक्लूड करते हैं। ठीक है, ठीक है, चले ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, एक सिर्फ कमेंट करना था बेसिकली। रिसेंटली एक एक हमारा इक्विटी फंड है, अगर उस पर कुछ कमेंट सुलेमान आप भी करना चाहें, यूबीएल फाइनेंशियल सेक्टर फंड। सो इसके बारे में अगर कुछ कमेंट करना चाहें, इसके पोर्टफोलियो के बारे में, और इसमें हमने कुछ शेयर भी किया अपने कुछ कस्टमर्स के साथ। इसकी जो अर्निंग यील्ड है, इसकी डिविडेंड यील्ड है, वो ब्रॉडर मार्केट से ज़्यादा, उस पर अगर थोड़ा सा कमेंट कर दें। देखिए इसमें बेसिकली ये है कि मार्केट में इस वक्त बैंक्स जो हैं आउट ऑफ फेवर हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा। यही मैं पहले भी तनवीर यही बात एक्सप्लेन बार बार कर रहा था कि जो हमारी परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें वैल्यू है, जैसे मैं थोड़ी एग्जांपल्स फाइनेंशियल सेक्टर में से ले लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस एक हमारी इसमें पिक है यूबीएल। यूबीएल की अर्निंग हमारे हिसाब से अगले साल 22 से 25 रुपए के दरमियान कहीं बैठ जाएगी। वसीम, मैं सही कह रहा हूँ? वसीम, तो जी अब जी 22 से, जी, आप हाँ, सही कह रहे हैं। और डिविडेंड डिविडेंड यील्ड जो है वो आप समझ लें 13 से 14 रुपए डिविडेंड भी आ जाएगा हमारे हिसाब से। उस हिसाब से अगर आपको 115 रुपए में या 118 रुपए में मिलता है, तो अर्निंग्स यील्ड आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि जो है ना इस वक्त वो तकरीबन 20% के करीब, 19-20% अर्निंग्स यील्ड है, जहाँ 10 ईयर का आपका बॉन्ड आपको जो है 10% दे रहा है। डिविडेंड यील्ड अगर इसकी 11-12% है, मतलब डिविडेंड यील्ड ही ज़्यादा है। अब मैं मतलब, और फिर आप देखते हैं इसका प्रोविजन कवरेज बहुत इंप्रूव हो गई है। फिर मैं अगर रिस्क प्रोफाइल देखता हूँ, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो, एडवांस टू डिपॉजिट रेशो देखता हूँ, ठीक है, आगे देखता हूँ मिडल ईस्ट में चीज़ें संभल गई हैं, तो अब चलता नहीं है। ये मतलब ये एक चीज़ है कि कभी कभार चीज़ें जो होती हैं वो टाइम लगाती हैं चलने के अंदर। तो अगर इसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर दूसरे भी हमारे पिक्स देखते हैं, लाइट बैंक है, उसकी भी इसी तरह की स्टोरी है, या आदमजी इंश्योरेंस है, उसकी भी मैं समझता हूँ इस साल अर्निंग 8 रुपीज़ तक आ जाएगी। तो चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हैं। अगर मैं वैल्यूएशंस पे देखता हूँ, तो अपसाइड अगर वैल्यूएशंस पे निकालूंगा ना, तो 50% शायद अपसाइड बनती हो अगर हमारी सारी टारगेट प्राइसेस अचीव हो जाएंगी। इस पे वसीम भी कमेंट कर लेगा। वसीम, अगर इनकी टारगेट प्राइसेस अचीव हो जाती हैं, जी बिल्कुल, मोस्टली जो बैंक्स हैं वो 0.6 और 0.7 के प्राइस टू बुक के ऊपर चल रहे हैं, स्पेशली बड़े बैंक्स हैं, एक्सक्लूडिंग एमसीबी में बात कर रहा हूँ। तो जगह तो बहुत बनती है। डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छी है, जैसे लाइट जो है वो कंफर्टेबली 8 रुपये का डिविडेंड दे सकता है, तकरीबन 71 रुपीज़ के लगभग चल रहा है, डबल डिजिट में इसकी डिविडेंड यील्ड है। इसी तरह से जो है यूबीएल के केस में है 12.5-13 रुपये कंफर्टेबली, या इससे ज़्यादा भी डिविडेंड दे सकता है, 14-15 रुपये तक भी। तो कैपिटल एडिकेसी रेशियोज भी बेहतर हैं। इन रेशियोज को हम बैंक्स को जब हम कंपेयर करते हैं 2008-9 के टाइम से, तो उस टाइम के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उस लेवल की प्राइस टू बुक के ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं, 0.6 0.5 इन सम केसेस। लेकिन इनकी जो बैलेंस शीट के दूसरे नंबर्स को जब हम देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं कंपेयर करते हैं जब हम उस टाइम से। इस पर फॉर एग्जांपल कैपिटल एडिकेसी रेशियोज काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, एनपीएल्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुए हैं उस टाइम से अगर हम कंपेयर करते हैं 2008 से आज 2020 को कंपेयर करते हैं। कवरेज रेशियोज इनकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो इन ऑल मैट्रिसेस जो है हम बात करते हैं तो बैंक्स हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकी जो हम कहते हैं डिविडेंड यील्ड हो गया, अर्निंग यील्ड के हवाले से हो गया, या प्राइस टू बुक हो गया, या इवन प्राइस टू अर्निंग के हवाले से भी। तो मेरे ख्याल से ये मिस प्राइसिंग जो है वो ज़्यादा अरसा रहनी नहीं चाहिए। तो होपफुली जो है ये री रेटिंग होगी बैंक्स की। मसलन अगर एच बी एल 180 की बुक वैल्यू है और 115 पे चल रहा है, यूबीएल 165 की बुक वैल्यू और 113-14 के ऊपर इस वक्त चल रहा है, तो इनकी री रेटिंग तो ड्यू है। तो वो आई थिंक इंटरेस्ट आ जाएगा। फंडामेंटल्स ऐसा है, ऐसा नहीं है कि उनको आप काफ़ी लंबे पीरियड के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो इवेंचुअली वी फील के यहाँ पर वैल्यू है और वो प्राइस के अंदर भी रिफ्लेक्ट होगी।
चलें, थैंक यू वसीम सुलेमान। पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया, काफ़ी पर्टिनेंट क्वेश्चंस पूछे गए। तो अब हम मेरे ख्याल इजाज़त लेते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।